क्या? पंखुड़ी की बात सुनते ही राज ने अपने सीने की तरफ देखा। उसने देखा कि ठीक उसी की तरह दिखने वाला एक पारदर्शी शरीर उसके अंदर से निकल रहा था। वो हूबहू राज की तरह ही दिख रहा था। राज ने जैसे ही उसका गंजा सिर छुआ, उसे भी वही एहसास हुआ। क्या ये कैद भूत है? भूपेश ने कहा। मुझे नहीं लगता, कैद भूत ऐसे नहीं दिखते। पंखुड़ी ने पलके झपकाकर कहा। मुझे नहीं पता, पहले तो वो अलग दिखता था। राज ने कहा। क्या राज का भूत पहले भी इस तरह से बदला है? भूपेश ने कहा। बस एक बार जब राज अपने भूत से संपर्क साध रहा था, तब एक आजाद जादूगर वहां आकर मर गया था। शायद उसकी आत्मा उसी समय वहां से निकली, इसलिए राज का भूत तब बदल गया था। वसीम ने कहा। लेकिन इस बात को तो बहुत वक्त हो गया है, अब ये मेरी तरह कैसे दिख रहा है? राज ने कहा। लगता है तुम्हारे और भूत के बीच सिंक बैठ गया है, इसलिए इसका रूप बदल गया। वसीम ने कहा। सिंक बैठ गया है? इसका मतलब अब मेरे भूत से मेरा नाता बाधित नहीं होगा। लेकिन ये अचानक मेरे शरीर के बाहर क्यों आया? राज ने कहा। जैसे ही राज ने यह सवाल पूछा, उसे तुरंत तलवार टेक्निक का ख्याल आया। अच्छा, तो ये वजह है। सीनियर, वो तस्वीरें विस्फोट पर नहीं जली ना? क्या आप मुझे वो दिखा सकते हैं? राज ने कहा। अरे राज, तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है, वैसी ही अंगूठी तो सीनियर लोकेश पहने हैं। पंखुड़ी ने कहा। हाँ, ये अंगूठी सीनियर लोकेश की ही है। वो एक आजाद जादूगर थे। जब मैं भूत से संपर्क साध रहा था, तब वो अचानक कहीं से आए और मर गए। राज ने कहा। जिष्णु ने वसीम की तरफ देखा। उसे यकीन हो गया कि वसीम की किस्मत का कमाल वाकई भयानक था। अब जब सब तैयार है, तो देखते हैं इन तस्वीरों में क्या रहस्य छुपा है। राज ने कहा। 3 मिनट निकल गए, लेकिन राज को कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे मिल गया, पंखुड़ी ने कहा। क्या? राज ने मुड़कर पूछा। इन तस्वीरों में जो तलवार टेक्निक छुपी है, मुझे वो एक नजर में समझ आ गई। ये तो बहुत ही आसान और कमाल की टेक्निक है, पंखुड़ी ने कहा। इसके बाद पंखुड़ी ने अपनी तलवार निकाली और तलवार टेक्निक को काफी तेजी से करके दिखाया। जैसे ही राज ने पंखुड़ी को चाहत के सपने की तरह तलवारबाजी करते देखा, तो राज हैरान रह गया। अभी तक तो वो कम से कम बहाना बना सकता था कि तस्वीरें सही ढंग से नहीं रखी हैं, लेकिन अब तो उसके पास ये बहाना भी नहीं बचा था। कहीं न कहीं उसकी समझ में ही फर्क था। अगर इसे भी साफ तौर से कहा जाए, तो राज की तलवार टेक्निक की समझ कमजोर थी। राज ने एक बार फिर पंखुड़ी की तरफ देखा। पंखुड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि राज को चारों तरफ वही दिखाई देने लगी। राज ने अपनी आंखें रगड़ी और तस्वीरों की तरफ देखा। अब उसे कुछ दिखना शुरू हो गया था। वो पंखुड़ी के मूवमेंट को तस्वीरों में जोड़ रहा था, लेकिन ये राज के लिए और भी कठिन साबित हो रहा था। राज को एक नजारा दिखा जहां कई सारे पहिए एक साथ घूम रहे थे। राज उनकी गुत्थी को सुलझा रहा था और आखिर में उसे एक जादूगर दिखा। जादूगर दिखते ही राज वापस असली दुनिया में आ गया। उसकी ताकत कम हो गई थी। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। भूपेश ने राज को सहारा दिया और राज ने जादुई दवाई खा ली। दवाई असर करते ही राज को ताजगी महसूस हुई। तुमने क्या देखा? भूपेश ने पूछा। मुझे एक बड़ी सी गोल्डन डिस्क दिखाई दी, जो 10,000 रिंग से बनी थी। वो रिंग तब तक घूमती रही जब तक उसमें 2 सींग वाले एक जादूगर की तस्वीर नहीं बन गई, जिसके शरीर पर कई सारे टैटू थे। राज ने कहा। तुम्हें तलवार टेक्निक नहीं दिखी? पंखुड़ी ने पूछा। नहीं, राज ने जवाब दिया। शायद ये किसी गुप्त इलाके की चाबी हो सकती है। अगर इसे खोलने का तरीका इतना कठिन है, तो ये कम लेवल का नहीं हो सकता, भूपेश ने कहा। सुनने में तो बढ़िया लग रहा है, वसीम ने कहा। गुप्त इलाका? वर्जित क्षेत्र? राज ने सिर खुजलाते हुए कहा। राज के मुंह से ये शब्द सुनकर सभी हैरान रह गए। मुझे कुछ चीजों को ठीक से याद करना होगा। राज लोकेश की यादों में झांकने लगा। राज को याद था कि लोकेश अपनी बीमार बेटी का इलाज ढूंढने के लिए वर्जित क्षेत्र में गया था, लेकिन आखिर में वो नाकामयाब हो गया था। वो जगह वर्जित क्षेत्र है। लोकेश वहां जाकर बुरी तरह से घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई। गोल्डन डिस्क वहां पहुंचने की चाबी है, राज ने कहा। क्या तुम्हें यह पता चला कि वो कहाँ है? वसीम ने पूछा। मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता। वर्जित क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली,
लेकिन एक व्यक्ति है जो उस गुप्त इलाके के बारे में बता सकता है। परितोष परिवार के दादा लोकेश के साथ वहां गए थे। शायद उन्हें इस जगह के बारे में कुछ पता होगा। अगर साहब मरा ना होता तो हम उससे इस इलाके के बारे में पूछ सकते थे। उसने तस्वीर चुराने में काफी मशक्कत की थी। ऐसे में शायद उसे उस जगह के बारे में कुछ भी पता हो सकता था। राज ने कहा, तुम्हारी बात में दम तो है। भूपेश ने कहा, सीनियर वसीम, मैं आपको सलाह दूंगा कि अगली बार अगर आप कुछ भी खोलो तो उसका वीडियो बना लेना, ताकि आप वीडियो देखकर चीजों को बेहतर ढंग से कस पाएं। शायद इससे कभी कोई विस्फोट नहीं होगा। राज ने मौका पाते ही अपने मन की बात कह दी। अरे राज, तुम्हारे शरीर पर ये खून कैसे आया? ये गीले कपड़े पहने रहोगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। रुको, मैं इन्हें सुखाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। वसीम ने बात बदलकर कहा। सीनियर, आप बात बदलने की कोशिश मत कीजिए। रुकिए, सीनियर आप क्या कह रहे हैं? राज ने कहा। राज के मना करने के पहले ही वसीम ने राज के शरीर पर अपना हाथ रखा और ढेर सारी आत्मीय ऊर्जा बढ़ाई। राज को अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो फटने वाला था। ये बहुत गर्म है सीनियर, अभी रुक जाइए, राज ने चिल्लाकर कहा। ऐसे में सिर्फ राज के कपड़े ही नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर भी अंदर से सूख सकता था। राज, तुम्हारा भूत क्या खा रहा है? पंखुड़ी ने पूछा। क्या? राज ने कहा और अपने सीने की तरफ देखा। हालांकि राज ठीक से देख नहीं पाया कि वो क्या खा रहा था। राज को लेकिन अपने गले में महसूस हुआ जैसे कोई जेली जैसी चीज उसके गले से नीचे उतरी हो। अरे अरे, ये तुमने क्या खा लिया? क्या तुम भूखे हो? रुको जरा, राज ने पूछा। राज ने आत्मा मोती निकाले और अपने भूत को खिला दिए। इस समय राज को भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो चॉकलेट खा रहा हो। पंखुड़ी, क्या तुम्हें भी ये चाहिए? राज ने पूछा। ये क्या है? पंखुड़ी ने पूछा और मोती लेकर खाने को तैयार हो गई। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, इन्हें आत्मा मोती कहते हैं। मुझे अभी ये नहीं पता कि बाकी भूत इसे खाते हैं या नहीं, लेकिन मेरा वाला इन्हें चाव से खाता है। राज ने पंखुड़ी को टोक कर कहा। पंखुड़ी ने तुरंत अपने भूत को बाहर निकाला और उसे मोती खाने दिया। मोती खाकर भूत तुरंत अंदर चला गया। इसका स्वाद तो चॉकलेट जैसा है, पंखुड़ी ने कहा। मेरे पास और भी हैं, लेकिन मैं उन्हें साथ लेकर नहीं आया। घर पहुंचकर मैं तुम्हारे लिए ये भिजवा दूंगा, राज ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें अपना पता और हमारे यहाँ के डिलीवरी पार्टनर की जानकारी दे दूंगी, पंखुड़ी ने कहा। अब गुफा के अंदर लीडर यानी कि साहा और तलवार टेक्निक से जुड़ी चीजें खत्म हो चुकी थी। सीनियर वसीम, हम कंपटीशन के लिए जगह बनाने वाले थे ना? राज ने पूछा। हाँ, लेकिन निकलने के पहले हमें यह तलवार टेक्निक इसके असली हकदार को लौटानी होगी। चंद्रशेखर, अब तुम बाहर आ सकते हो। हम तुम्हारी टेक्निक नहीं चुराने वाले, न ही परितोष परिवार को लेकर हमारे कोई बुरे इरादे हैं, वसीम ने कहा। जैसे ही वसीम ने यह कहा, चंद्रशेखर अंधेरे से बाहर निकल आया। आप सभी से मिलकर खुशी हुई, चंद्रशेखर ने बाहर आकर कहा। चंद्रशेखर अभी कुछ देर पहले ही गुफा में दाखिल हुआ था जब राज को तस्वीर का रहस्य पता चला था। सीनियर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये टेक्निक आपके कबीले की शान है और इसकी जगह वही है। आप इसे ले लीजिए, राज ने तस्वीरें देते हुए कहा। तुमने जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मेरा कबीला हमेशा तुम्हारा ये एहसान याद रखेगा, चंद्रशेखर ने तस्वीर लेकर कहा। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने राज को एक पुरानी किताब दी। ये किताब उसे लोकेश के साथ जाने पर मिली थी। इस पे छोटी तलवार टेक्निक थी और उसका मालिक इसमें महारथी था। हालांकि इसमें अब बस शुरुआती 3 स्टाइल ही बची थी, बाकी पन्ने खराब हो चुके थे। मेरा परिवार आज से तुम्हारे एहसान तले दबा है। अगर कल को तुम्हें किसी भी चीज में हमारे परिवार की जरूरत पड़े तो हम किसी भी बात की चिंता किए बिना तुम्हारा साथ निभाएंगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई खास चीज नहीं है। इस किताब में छोटी तलवार टेक्निक है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह तोहफा पसंद आएगा, चंद्रशेखर ने कहा। छोटी तलवार टेक्निक की बात सुनकर राज फिर से उलझन में पड़ गया। शायद उसकी किस्मत में ही तलवार टेक्निक नहीं लिखी थी। उसे छोटी तलवार या कटार से ही अपना जादूगरी का सफर तय करना होगा। किताब के अंदर उलट पैमाना तलवार टेक्निक थी, जो कि एक छोटी तलवार की टेक्निक थी। ये आमतौर पर 3 स्टाइल में बटी थी, जो रक्षा के लिए काम आती थी।
मेरे साथी लोकेश ने जो वर्जित क्षेत्र ढूंढा था उसकी लोकेशन भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ। मेरी बस एक विनती है, मेरे साथी की बेटी बहुत बीमार थी, वो हमेशा ही उसे ठीक करना चाहता था। उस क्षेत्र में उसकी बेटी को ठीक करने का तरीका छुपा हुआ है। अगर आप लोगों को वहां कुछ भी मिले तो मेरे साथी की बेटी के बारे में एक बार जरूर सोचना। अगर आप उसकी मदद करेंगे तो मैं आपका कर्ज कभी नहीं भूलूंगा। चंद्रशेखर ने कहा, ठीक है, अगर हमें वहां इलाज मिला तो हम उसे लेकर जरूर आएंगे। वसीम ने कहा। क्या राज और बाकी लोग वर्जित क्षेत्र में पहुंच पाएंगे? आखिर लोकेश की बेटी कौन थी जो बुरी तरह से बीमार थी? राज को एहसास हुआ कि उसके अंदर मौजूद भूत असल में तस्वीरों में या तलवार टेक्निक में रुचि नहीं रखता था, बल्कि वो तो लोकेश की बेटी को ठीक करने के लिए वर्जित क्षेत्र का पता ढूंढना चाहता था। लेकिन फिलहाल लोकेश की बेटी की हालत क्या थी? क्या वो अभी भी जिंदा थी? मैं लोकेश की तरफ से आपका शुक्रिया करता हूँ सीनियर। मेरे पास वहां पहुंचने का नक्शा है जिसमें ऐसी ऐसी चीजें शामिल हैं जो बस हम दोनों ने देखी हैं। घर पहुंचते ही मैं आपको वो नक्शा और हमारे नोट्स दे दूंगा। चंद्रशेखर ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे यहाँ मेहमान बनकर कल आऊंगा, तभी मुझे नक्शा दे देना। वसीम ने कहा, ये ठीक रहेगा। मैं वापस जाकर तब तक कबीले की उथल पुथल ठीक करता हूँ। मैं कल आपका और आपके साथियों का इंतजार करूंगा। चंद्रशेखर ने कहा। इतना कहकर चंद्रशेखर चारों तस्वीरों को लेकर चला गया। चंद्रशेखर के जाने के बाद पंखुड़ी जिष्णु और राज को लेकर गुफा को अच्छे से देखने लगे। आखिर में पंखुड़ी और राज को कुछ खजाना मिल ही गया। राज, पंखुड़ी और जिष्णु ने आत्मा पत्थरों को बराबर बांट लिया। थोड़ी देर बाद वो गुफा के दरवाजे पर पहुंचे। मैं, राज और भूपेश रेस का ट्रैक बनाने जा रहे हैं, तो हम तुम लोगों से बाद में मिलते हैं। वसीम ने कहा। रेस का ट्रैक? किस तरह की रेस का ट्रैक? पंखुड़ी ने पूछा। मैंने सभी पहाड़ी महारथियों को इकट्ठा किया ताकि मैं एक हैंड गाइडेड ट्रैक्टर कंपटीशन करवा सकूं। उसी के लिए मुझे एक शानदार ट्रैक बनाना है जिस पर रेस हो सके। वसीम ने मुस्कुराकर कहा। क्यों? भूपेश ने हैरान होकर कहा। वाह वाह वाह, ये कंपटीशन तो कमाल का होने वाला है। पंखुड़ी ने कहा। हाँ, मुझे भी ये आइडिया कमाल का लगा। भूपेश, क्या तुम भी इसमें भाग लेना चाहते हो? वसीम ने कहा। मुझे न्योता देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरे कबीले पर कुछ चीजों में मेरा शामिल होना जरूरी है, इसलिए अभी के लिए मैं इससे आउट होना चाहूंगा। भूपेश ने कहा। पापा, मैं इसमें भाग लेना चाहती हूँ। पंखुड़ी ने कहा। ठीक है, लेकिन कोई परेशानी खड़ी मत करना, वरना मैं तुरंत आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। भूपेश ने कहा। आप सबसे अच्छे हो, आई लव यू। पंखुड़ी ने मुस्कुराकर कहा। वसीम, मुझे लगता है कि मेरे कबीले का मसला इतना भी जरूरी नहीं है कि मैं ट्रैक बनाने में भी मदद न कर पाऊं। मुझे सड़कों वगैरह का भी भरपूर ज्ञान है। भूपेश ने कहा। ये तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो मिलकर काम करते हैं और एक शानदार ट्रैक बनाते हैं। हमारा ये कंपटीशन सभी की यादों में हमेशा के लिए एक छाप छोड़ जाना चाहिए। वसीम ने कहा। मैं भी यही कहना चाह रहा था। भूपेश ने मुस्कुराकर कहा। दूसरी तरफ बाबा बैरागी के लोगों ने काफी तेजी से सारा काम निपटा लिया था। सभी जादूगरों के सामने ट्रैक्टर आ चुके थे। गाड़ी को मॉडिफाई करने, हथियार मजबूत करने, मंत्र लिखने के लिए खास स्याही और ब्रश और तिलिस्म कागज सभी जादूगरों को दे दिए गए थे। इसके अलावा कुछ जादुई दवाइयां और खजाने भी बक्सों में रखे थे। ये सभी वो तोहफे थे जो राज को दिए जाने थे। इस समय असीम शैतानी कबीले में साहा की भेजी कठपुतली लेन देन का काम कर रही थी। उसने वहां खूनी समुद्र पत्थर दिया और एक पैकेज ले लिया। इस पैकेज के अंदर खूनी तलवार बनाने का मंत्र था। सामान का लेन देन होते ही कठपुतली वहां से गायब हो गई। साहा से संपर्क टूट गया है। लगता है वो घमंडी मर गया। शायद परितोष परिवार की तस्वीरों को चुराना ठीक नहीं था। अब तक गुफा भी बर्बाद हो गई होगी। सब बेकार चला गया। वो तो तलवार टेक्निक का रहस्य भी नहीं सुलझा पाएगा, कठपुतली ने कहा। इसके बाद कठपुतली तटीय इलाके की तरफ चला गया। कठपुतली के वहां जाते ही अलगू का बहरूपिया वहां दिखने लगा और उसने खूनी समुद्र पत्थर ले लिया। उस खूनी समुद्र पत्थर का इस्तेमाल खूनी क्रिस्टल की जगह करके अलगू, हयग्रीव और नितेंद्र अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। जल्द ही हयग्रीव के बहरूपिये ने
अलगू के बहरूपिये से खूनी समुद्र पत्थर ले लिया। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। भले ही वो आदमी बहुत ही घटिया है, लेकिन बिजनेस के मामले में वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं उसको शुक्रिया कह दूंगा। इसके अलावा मैं उसे चाहत के बारे में चेतावनी भी कर दूंगा। हयग्रीव ने कहा। भूपेश तटीय इलाके पर काम कर रहा था। इसके अलावा वो और वसीम आपस में ट्रैक्टर कंपटीशन को मजेदार बनाने के लिए बात भी कर रहे थे। वसीम इस मुकाबले को तटीय इलाके में करना चाहता था, जिसका पहला हिस्सा जमीन पर और दूसरा पानी पर होने वाला था। वाह वाह वसीम, तुम्हारी सोच तो कमाल की है। जमीन पर गाड़ी चलाने से बेहतर उसे पानी में चलाना ही साबित होगा, भूपेश ने कहा। इसके अलावा मैं कुछ लैंड माइन्स जमीन पर लगाकर उनकी मौजूदगी को छुपाने का भी सोच रहा हूँ। पहाड़ी इमारतियों की ताकत के हिसाब से उन्हें इसके विस्फोट से कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे उनके टायर फट सकते हैं, जिससे कंपटीशन और भी मजेदार हो जाएगा, वसीम ने कहा। बढ़िया आइडिया है। कुछ और गैजेट जोड़कर हम इस कंपटीशन को और भी मजेदार बना सकते हैं। लेकिन क्या तुमने लैंड माइन्स तैयार कर ली है? भूपेश ने कहा। अभी तक तो नहीं, लेकिन मैंने उनके बारे में पढ़ा है और उनके काम करने का तरीका मुझे मालूम है। मुझे लगता है कि मैं खुद कुछ माइन्स बनाकर देख सकता हूँ, वसीम ने भरोसे के साथ कहा। वसीम की बात सुनकर राज के रोंगटे खड़े हो गए। अरे बाप रे, वो सीनियर वसीम की बनाई लैंड माइन्स, क्या वाकई पहाड़ी इमारती उनसे बच पाएंगे? शायद सीनियर शल्य को और भी ज्यादा बेड तैयार रखने होंगे। नहीं, मुझे सीनियर वसीम को इतना खतरनाक काम करने से रोकना होगा, राज ने मनीमन सोचा। वसीम, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लैंड माइन्स की बात करें तो मेरे पास काफी पहले से ही पड़ी हुई हैं। इसके अलावा मेरे पास टॉर्पीडो भी है जो पानी में काम आ सकते हैं, भूपेश ने कहा। यह बढ़िया रहेगा, तुम्हें इस मामले में जोड़ना बढ़िया आइडिया था, वसीम ने कहा। अरे तुम तो यूं ही मेरी तारीफ के पुल बांध रहे हो, भूपेश ने मुस्कुराकर कहा। असल में भूपेश के पास और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि उसकी प्यारी बेटी खुद इस पे भाग लेने वाली थी। ऐसे में वो वसीम को किसी भी हाल में उनकी बनाई लैंड माइन्स का इस्तेमाल नहीं करने दे सकता था। ऐसे में अगर उसे लैंड माइन्स ढूंढने के लिए थोड़ा परेशान भी होना पड़े तो उसे मंजूर था, क्योंकि इसमें वो खुद ज्यादा आवाज लेकिन कम ताकत वाली लैंड माइन्स चुन सकता था। इसके बाद दोनों 7वें लेवल के जादूगर अपनी तैयारियों में लग गए। पंखुड़ी उनके साथ नहीं आई थी, क्योंकि उसका मानना था कि कंपटीशन के बारे में जानकर कंपटीशन में हिस्सा लेना किसी काम का नहीं था। पंखुड़ी रोमांच बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो इसे बरकरार रखना चाहती थी। राज दूर खड़े होकर दोनों 7वें लेवल के जादूगरों की बातें सुन रहा था। अगर हम यहाँ एक जाल डालें जिसमें फंसकर कोई बिल्कुल शुरुआत में पहुंच जाए तो कैसा रहेगा? वसीम, तुम यहाँ अपनी डिस्पोजेबल तलवार रख सकते हो, जिसमें फंसकर कोई भी शुरुआती पॉइंट पर ट्रैक्टर के साथ ही पहुंच जाएगा, भूपेश ने सलाह दी। यह बढ़िया है। साथ ही हम सड़क पर और भी जाल और बूस्ट रख सकते हैं, जैसे कोई जाल ऐसा भी हो जिसमें पार्टिसिपेंट 10 सेकंड तक एक ही जगह हवा में उड़ता रहे या अचानक रुका रह जाए, या बूस्ट ऐसा कि एक ही झटके में 1000 मीटर आगे बढ़ जाए, जो कि हम डिस्पोजेबल उड़ती तलवार की मदद से कर सकते हैं, वसीम ने सलाह दी। इसके अलावा हम बूस्ट के तौर पर टायर, मेंटेनेंस टूल और ऐसी चीजें भी रख सकते हैं, क्योंकि धमाकों में टायर फटना तो बहुत ही आम रहेगा, भूपेश ने कहा। अगर ऐसी बात है तो रफ्तार को 10 गुना बढ़ाने वाला बूस्ट कैसा रहेगा, वसीम ने कहा। हम बिजली का जादू भी रख सकते हैं, जिससे बचकर लोग आगे बढ़ेंगे, भूपेश ने कहा। बहुत बढ़िया। हम जमीन से कांटे निकलने का जादू भी कर सकते हैं, उनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं रखेंगे वरना ट्रैक्टर तबाह भी हो सकता है, वसीम ने कहा। इस तरह दोनों 7वें लेवल के जादूगर आपस में चर्चा करते रहे। पंखुड़ी, तुम एक ताकतवर कवच पहनकर इस रेस में उतरना, राज ने पंखुड़ी से कहा। पंखुड़ी की ताकत बाकी पहाड़ी महारथियों से काफी कम थी, ऐसे में उसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत थी। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी एक ताकतवर कवच बनाऊंगी, पंखुड़ी ने जवाब दिया। क्या, मेरे लिए? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसमें भाग नहीं ले रहा, राज ने कहा। तुम भाग नहीं ले रहे? ये तो बहुत ही दुख की बात है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात का बहुत अफसोस होगा, पंखुड़ी ने कहा। यह धमाकेदार कंपटीशन मेरे हिसाब का नहीं है, मुझे आराम पसंद कंपटीशन ज्यादा भाते हैं, राज ने मुस्कुराकर कहा।
मुझे लगता है कि तुम्हें इसमें भाग लेना पड़ेगा, पंखुड़ी ने कहा। पंखुड़ी लगातार राज पर जोर लगा रही थी। उसकी नजरों में यह कंपटीशन रोमांच से भरा था, जबकि राज की नजरों में यह कंपटीशन मौत से सीधा सामना था। राज जानता था कि जिस हिसाब से वसीम ने इस कंपटीशन की तैयारी की थी, उस हिसाब से इसमें सीधा सीधा जान का खतरा था। पंखुड़ी को वसीम और भूपेश की तैयारियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हालांकि भूपेश के जुड़ने के बाद से वसीम के इरादों में हल्की गिरावट आ चुकी थी, लेकिन फिर भी राज का लेवल इतना कम था कि वो किसी भी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहता था। आमतौर पर राज ऐसी परेशानियों से दूर भागता था जिन्हें सिर पर लेना जरूरी ही ना हो। हालांकि राज को अभी तक उसको मिलने वाले तोहफों के बारे में नहीं पता था। शायद उन्हें हासिल करने के बाद राज की बुद्धि खराब हो जाए और वो इस हैंड गाइडेड ट्रैक्टर कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ये तो आने वाले समय में ही पता चल सकता है। अभी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब सामने आने पर राज के सामने जानलेवा परेशानियां खड़ी होने वाली थीं। राज का जादुई सफर अभी तक खतरों से भरा था और शायद आने वाले समय में भी इसी तरह के खतरों से भरा रहेगा। लेकिन राज उन खतरों से कैसे निकलता है, ये रोमांच बरकरार रहेगा। क्या हयग्रीव और उसके साथियों की साजिश राज के खिलाफ काम कर पाएगी? क्या कालनेमी राजा को ढूंढने के सफर में राज भी भूपेश के साथ जाएगा? आखिर राज अपने नए लेवल पर कब पहुंचेगा? क्या राज वाकई ट्रैक्टर कंपटीशन में भाग लेगा?